पंजाब के एक गांव में हैप्पी अपनी पत्नी हरप्रीत के साथ रहता था और लोगों को दूध दही पहुंचाने का काम किया करता था। पूरे गांव में हैप्पी की तरह ताजा और शुद्ध दूध कोई भी नहीं बेचता था। इसी वजह से अन्य दूध वाले उससे चलते थे। उनमें से एक था प्रवीण। उस हैप्पी के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, वरना हमसे भी ज्यादा गाय उसके पास हो जाएगी। और नहीं तो क्या, कल का आया हुआ लड़का और उसके पास हमसे ज्यादा जमीनें हैं, पैसे भी ज्यादा कमा रहा है वो, और खेती बाड़ी भी जोरों शोरों से कर रहा है। ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, तब मजा आएगा। लेकिन आप करेंगे क्या? हैप्पी पूरे गांव में मशहूर किस लिए है? अपने दूध और मिठाइयों के लिए ही ना। उसके दूध और उसके दूध वाली हर चीज में मैं केमिकल की मिलावट कर दूंगा। अब मजा आएगा। बड़ा उड़ रहा था, ये है उसकी असली जगह। अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। आ जाओ, दूध ले लो, दूध ले लो। क्यों हैप्पी भाई, किद्दा आज दूध लेकर फिर निकल लिए तुसी? जाते जाते मुझे भी देकर जाओ। ओए मैं क्या परजाई जी, ये लो पूरे 2 लीटर। आज का दूध ज्यादा ताजा लग रहा है, क्या खास बात है इनमें? जी बस अभी अपने गौशाला से दूध कर लाया हूँ, ताजे तो होंगे ही ना। ऐसे ही हैप्पी गांव के हर कोने में दूध और दही लेकर चला जाता है उन्हें बेचने। मिलावट का दूध होने के कारण गांव के कुछ बूढ़े और बच्चे बीमार हो जाते हैं। सारे गांव वाले ये शिकायत कर सरपंच के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। सब बच्चे बूढ़े बीमार हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई कि सारे एक साथ बीमार हो गए? कहीं हमारे गांव में कोई बीमारी तो नहीं फैली? अगर ऐसा हुआ तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कोई बीमारी शिमारी तो नहीं हो गई ना पिंड विच? अरे इन सबसे पूछो तो इन्होंने खाया क्या है? दसो जी, उससे पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। क्या खाया है बताओ भाई। तब एक बच्चा उनमें से कहता है, मम्मा ने मुझे दूध पिलाया था, तब से ही मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने भी सवेरे दूध ही पिया था, मानो मेरी हालत तो ऐसी है जैसे मेरे प्राण निकल गए हों। सबने दूध पिया है। ये दूध कहाँ से खरीदा था, हैप्पी के यहाँ से या प्रवीण के? तब प्रवीण गांव वालों के बीच में से सामने आया और कहने लगा, मैं इस गांव में दूध बेचता ही नहीं, मैं हमेशा दूसरे गांव में बेचता हूँ। ये बात भी सच है, जाकर हैप्पी को बुला कर लाओ। गांव वालों को हानि पहुंचाने के जुर्म में उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के आदेश अनुसार वहाँ पर हैप्पी आ जाता है और कहता है, कहिए जी क्या बात है, आज पंचायती में मुझे बुलाया गया है, जरूर कोई खास बात होगी। सीधे तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे काले कारनामों की वजह से हम जैसे सीधे साधे दूध वाले परेशान हैं। मैं कुछ समझा नहीं जी, आखिर बात क्या है? तुम्हारे दूध मिलावट के थे, उसमें हानिकारक केमिकल्स थे, जिस वजह से गांव के आधे से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। सुबह सुबह इंसान दूध पीता है ताकि उसकी सेहत बनी रहे, इसलिए नहीं कि वो परेशान रहे। मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं मिलावट भला क्यों करूंगा? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। तब सरपंच ने भरी सभा में सबके सामने उसे सजा सुनाई और कहा, तुम्हारी सजा ये है कि अब से और इसी समय से तुम्हें गांव से बाहर निकाला जाता है, गांव वालों को हानि और चोट पहुंचाने के जुर्म में। तुम अगर गांव में दोबारा नजर आए तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। हैप्पी समझ चुका था कि इसके पीछे किसी की साजिश है। वो उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। गांव छोड़कर दर दर भटकने के बाद मेरा गौशाला, मेरी गाय, सब कुछ वहीं रह गए। बड़ी मुश्किल से मैंने इतना सब कुछ बनाया था। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा भगवान, जो मेरी इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे हो? एक तरफ हैप्पी खाने और रहने के लिए तरस रहा था, दूसरी तरफ प्रवीण ने हैप्पी के गौशाला को कब्जे में ले लिया था और वहाँ से जो भी दूध की आमदनी होती वो पूरे गांव में बेचा करता था। लेकिन प्रवीण इन हरकतों से भी बाज नहीं आया। वो गायों को केमिकल वाली इंजेक्शन लगाया करता था ताकि वो सब ज्यादा दूध दें। इन गायों को ज्यादा दूध देना ही होगा, वरना मैं गाड़ी और जमीन कैसे ले पाऊंगा? अजी आप थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हैं?
सब कुछ ठीक तो चल रहा है। पूरे गांव में सिर्फ आप ही का व्यापार है, फिर भी ये कदम क्यों उठा रहे हैं? चुप करो और जाकर खाना बनाओ। प्रवीण उन गौशाला की गायों को हमेशा इंजेक्शन दिया करता, जिस वजह से सारी गायें ज्यादा दूध देती। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सारी गायें बीमार हो गई और उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। अब इन गायों का क्या फायदा? इन्हें छोड़ दो जंगल की तरफ, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी गायें लाकर उन्हें हम फिर से इंजेक्शन देंगे। मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही है। इतनी लालच भी नहीं करनी चाहिए। मैंने जैसा कह दिया तुम वैसा ही करो, ज्यादा बहस न करो। प्रवीण के कहने पर उसकी पत्नी ने सारे गायों को रास्ते पर खुला छोड़ दिया। सारी गायें भटकते हुए हैप्पी से जा मिलती हैं। हैप्पी उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो मेरी गायें हैं, लेकिन ये यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? और इनकी हालत तो बहुत खराब है। आखिर ये सब हुआ कैसे? वहाँ जाकर देखता हूँ, इन्हें पानी पिलाता हूँ। हैप्पी जाकर अपने गायों को पानी पिलाता है। उन गायों में से एक गाय का बछड़ा अचानक से ही गौमाता का रूप धारण कर लेती है। वत्स, तुम बिना लाभ के भी हमारी मदद कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। गौ माता को बोलता देख हैप्पी दंग रह गया और उनसे कहने लगा, मैंने अपना सारा जीवन बस गायों की सेवा और मेहनत करने में लगा दिया है। मुझे बस मेरा जीवन ऐसा ही बिताना है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे पहले वाली जिंदगी दे दें। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इन पशुओं की तुम बहुत अच्छी देखभाल करना। उनसे जो तुम्हें गोबर मिलेगा उससे तुम एक घर बनाना, और वो गोबर का घर हीरे के घर में बदल जाएगा और गोबर के उपले हीरे के उपले बन जाएंगे। क्या सच? मैं ऐसा ही करूँगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपका लाख लाख शुक्रिया माता, आपका लाख लाख शुक्रिया। अरे भाग्यवान, तुमने सुना कि नहीं? उस हैप्पी के बच्चे ने गोबर का घर बनाया है। जंगल के पास से भी गुजरो तो वहाँ उसकी दुर्गंध आती है। हमें उससे क्या करना है जी? हमें अपना देखना चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और वैसे भी भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया ही है। जब तक होगा तब तक हम ऐसे ही मिलावट का दूध बेचा करेंगे, और क्या। हैप्पी अपने गोबर के घर में रहकर पशुओं की सेवा कर रहा था कि तभी एक दिन उससे मिलने प्रवीण आया। कैसे हो भाई, कहाँ हो? अरे प्रवीण, आओ आओ, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? मुझे पता है, तुमने ही मेरे दूध में मिलावट करके गांव से मुझे बाहर निकलवाया था। छोड़ो, वो सब बेकार की बातें हैं। हैप्पी और प्रवीण बात कर ही रहे थे कि गोबर का घर हीरे के गोबर के घर में तब्दील हो गया। उस घर में गौ माता के आशीर्वाद से हीरे लग गए, जिसे देख दोनों दंग रह गए। लगता है ये गौ माता का आशीर्वाद है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? हीरे का घर गोबर से हीरो का घर कैसे हो गया? मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। देखा, ये है प्रकृति का नियम। जब भी समय बदलता है सब बदल जाता है। हैप्पी का हीरे के गोबर का घर देखकर प्रवीण दंग था और वो अपने गांव दोबारा लौट गया और वहां जाकर देखा कि सरपंच और गांव के कई लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से हमने उस निर्दोष हैप्पी को गांव से बाहर निकाल दिया। तुम तो इंसान कहने के लायक भी नहीं हो। अच्छा, ये बात तुम्हें पता चल गई। आखिर किसने बताई? तब प्रवीण की पत्नी ने आगे आकर कहा, ये सारी बातें मैंने बताई। मैंने आपके काले कारनामे इतने बढ़ रहे थे कि मुझे ये सारी बातें गांव वालों को बतानी ही पड़ी। प्रवीण अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा कर ही नहीं पाया और सदमे में आ गया। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आई और मिलावट का दूध बेचने के जुर्म में प्रवीण को गिरफ्तार करके ले गई। हमें हमारे गांव का साथी हैप्पी को दोबारा यहाँ बुलाना होगा। हैप्पी को दोबारा गांव बुलाया गया। गांव में आकर हैप्पी ने और कई सारे गाय खरीदी और उनकी सेवा में अपना जीवन लगा दिया। ये कहानी है भोला और उसके बैल की। भोला एक किसान था जिसके पास एक छोटी जमीन थी जहां वो रोज मेहनत कर फसल उगाता था। भोला के पास खेती करने के लिए एक बैल था, कल्लू। कल्लू खेत में हल चलाता था।
दिन भर की मेहनत के बाद भोला कल्लू के पास बैठकर उससे बातें किया करता था। भोला बहुत ही खुश और संतुष्ट था, लेकिन भोला की खुशी उसके पड़ोसी शंकर से देखी नहीं जाती। शंकर वैसे तो बहुत अमीर था, उसका खेत भी बड़ा था और उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी था, लेकिन वो हमेशा यही सोचता कि आखिर ये भोला इतनी छोटी जमीन पर भी खेती करके इतना खुश कैसे रहता है। मेरी जमीन इतनी बड़ी है और मैं अनाज भी ज्यादा उगाता हूँ, पर फिर भी मिले हुए पैसों से संतुष्ट नहीं रहता। शायद उसका ये बैल उसकी खुशी का कारण है। जब देखो वो बैल से बातें करता है। शंकर भोला के पास गया। अरे भोला भाई, मुझे ना एक बैल खरीदना है, लेकिन भाई आपके पास तो ट्रैक्टर है। वो तो है, लेकिन क्या है कि ट्रैक्टर से सारा काम नहीं हो रहा, तो सोच रहा हूँ कि एक बैल ही खरीद लूं। तो खरीद लीजिए, मुझे तुम्हारा बैल बहुत पसंद है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। हाँ। नहीं नहीं भाई, बुरा मत मानिए, पर मुझे मेरा बैल नहीं बेचना है। आप कृपा करके कोई और बैल ढूंढ लीजिए। शंकर अपने खेत लौट आया और वो सोचने लगा, हो न हो, इसके बैल में ही कुछ बात है जो वो इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो इसे पाकर ही रहूंगा। अगर इसकी खेत ही न रही तो ये बैल मुझे जरूर बेच देगा। उस रात शंकर ने चुपके से भोला के खेत जला दिए। अगले दिन जब भोला ने अपने खेत देखे, वो फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया। शंकर भोला की ऐसी अवस्था देखकर बहुत खुश था। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब कई दिन बीत चुके थे और भोला अपने पास जमा पैसे गिन रहा था। 6, 7, 8, 9 और 10। बस मेरे पास तो 10 ही चांदी के सिक्के हैं। इससे तो सिर्फ कुछ दिन और ही मेरा घर चल पाएगा। मुझे कल्लू को किसी नए मालिक को बेच देना चाहिए। उसका नया मालिक उसे भरपेट खिला तो पाएगा। ऐसा सोच भोला कल्लू को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। भोला के हाथ में पैसों की पोटली थी। कुछ वक्त चलने के बाद भोला ने सोचा, मेरे पास अब सिर्फ 10 चांदी के सिक्के हैं और ये भी कोई लूट ले तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बेहतर ये है कि मैं इस पोटली को कल्लू के गले में बांध लूं। भोला ने पैसों की पोटली कल्लू के गले में बांध दी। कुछ दूर चलकर भोला एक ढाबे पर रुका। उसने वहाँ कुछ खाने का निर्णय लिया और कल्लू को बाहर ही एक पेड़ पर बांध दिया। जब भोला खाना खा रहा था, तभी ढाबे का मालिक बाहर आया और वो कल्लू की ओर देख ही रहा था कि उसने देखा कल्लू के गले से एक चांदी का सिक्का गिरा। ढाबे का मालिक चौंक गया। अरे ये क्या, चांदी का सिक्का देने वाला बैल? तभी एक और सिक्का नीचे गिरा। ये तो जादुई बैल है। शायद इसके बारे में इसके मालिक को नहीं पता। अब भोला वहाँ पहुँचा और कल्लू की रस्सी खोलने लगा। तभी ढाबे का मालिक भी वहाँ आया। क्या आप ये बैल बेचना चाहते हैं? हाँ, क्या आपको इसे खरीदना है?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं इस बैल के आपको 1000 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। 1000? ठीक है, दे दीजिए। भोला को बैल के लिए 1000 चांदी के सिक्के मिले। सिक्के लेकर भोला मंडी गया और उसने 4 गाय खरीद ली। भोला बहुत खुश था। वो गाय लेकर गांव लौटा। भोला ने गाय का तबेला खोल दिया और दूध का व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे भोला अमीर हो गया और उसका पड़ोसी ईर्ष्या के मारे मरे जा रहा था। भोला का बैल उसके लिए जादुई साबित हुआ और हमें ये सीख मिली कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भीमगौरा नाम का एक गांव था। गांव के लोग छोटे मोटे व्यापार करके अपना घर चलाया करते थे। कोई छोटी छोटी टोकरी बनाकर बेचा करता तो कोई छोटी छोटी चटाई। एक तुम ही हो गयापाल जो पूरे गांव में अमीर हो। जब भी कहीं ब्याह या कोई भी कार्यक्रम होता है तो तुम्हारी बनाई मेहंदी तो बिकती ही है। क्या राम दुलार भाई, क्यों मेरे अच्छे कामों पर अपनी नजर लगा रहे हो? तुम भी मेहनत और लगन से काम करो, तुम्हारा भी चने का व्यापार चल जाएगा। अरे गयापाल भाई, तुम तो गुस्सा हो गए। मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम हो ही परपंची। जब तक दूसरे के घरों में ताक झाक ना कर लो ना, तब तक तुम्हारे पेट का खाना हजम नहीं होता। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं तुमसे दोबारा आकर मिलूंगा। राम दुलार वहाँ से चिढ़कर चला गया और जाकर गांव के चौराहे पर समय बर्बाद करने लगा। उतने में ही वहाँ से बाजार से रेणुका आई, जिसे देखकर राम दुलार उससे पूछने लगा। अरे रेणुका, बाजार से क्या लेकर आ रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं बाजार से समोसा लेकर आ रही हूँ। लो, एक तुम भी खा लो। तभी मैं सोचूं कि मुझे जानी पहचानी खुशबू क्यों आ रही है। समोसे के पीछे जरूर कोई खास बात होगी। अब खास बात तो नहीं है, इसीलिए मैंने बस 4 ही समोसा लिए और एक तुम्हें दे दिया। तुम किसी से कहना मत। मैं किसी से नहीं बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम दुलार अपने हरकतों से बाज नहीं आया। रेणुका के समोसे वाली खबर उसने सभी को बता दी। रेणुका के घर पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने उसे घेर लिया। मैंने सुना तुम अपने घर में समोसे लेकर आई हो। हमें नहीं दोगी? अकेले हजम नहीं होगा। हाँ, तुम भी ले लो। अब मेरे पास केवल 2 ही बचे हैं। तब तक रेणुका के पास एक बच्चा आ गया। रेणुका दीदी, मुझे भी समोसा दीजिए ना। ये लो, ठूस लो। राम दुलार इतना परपंची था कि किसी के भी घर में कुछ भी हो, वो रहस्य पूरे गांव के लोगों में पहुंचा दिया करता था। इसी के चलते गांव वालों ने सरपंच को बुलाया। सही कहा है गांव वालों ने। तुम हमेशा ऐसी हरकत करते हो। तुम्हारे प्रपंची स्वभाव की वजह से लोगों को कितनी तकलीफें हुई हैं। कोई सुख की रोटी खा ही नहीं पाता है। मेरी कोई गलती नहीं है सरपंच जी। मैं तो बस सबसे यूं ही बातें किया करता हूँ। मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से ये हाल हो जाएगा। उस दिन तुमने एक ब्याह में बैठकर इतना प्रपंच किया कि दूल्हे का फूफा अब भी नाराज है। मैं कुछ समझा नहीं। दूल्हे के फूफा का मुंह अब तक फुला हुआ है क्योंकि राम दुलार उन्हें जाकर कहने लगा कि अब तुम्हारी इज्जत बिल्कुल नहीं होगी। नया दूल्हा आ गया है, अब ये तुम्हें पानी भी नहीं देंगे। फिर क्या था, फूफा आज भी मुंह फुलाए बैठा हुआ है। बस मैंने निर्णय ले लिया है। राम दुलार को गांव के बाहर पूरे 1 साल तक रहना होगा। अपनी आदतें सुधार कर आना होगा। अगर 1 साल में अपनी आदतें वो नहीं सुधार पाया तो उसे इस गांव में आने नहीं दिया जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ भटकूंगा? हे भगवान! अपने परपंची हाल के बदले वो रास्ते पर आ गया। तभी उसे गयापाल कुछ गाय और कुछ बच्चों के साथ नजर आया। अरे गयापाल भाई, आज फिर चराने ले जा रहे हो अपने पशुओं को? क्या बात है, बड़े हिष्ट पुष्ट गायें हैं तुम्हारी। तुम अब तक बाज नहीं आए ना? सरपंच साहब ने तुम्हें सजा भी सुना दी तब भी, और मेरे पशुओं को नजर मत लगाओ। कैसा चल रहा है तुम्हारा मेहंदी का कारोबार? मैंने भी सोचा है कि मैं भी अब से मेहंदी बनाऊंगा। वो सारे गुण मुझ में भी हैं।
लेकिन हम एक ही गांव के हैं, इसी वजह से मैंने ये काम शुरू नहीं किया। हाँ तो कोई बात नहीं, अब कर लो। भला गांव के बाहर आकर तुमसे मेहंदी लेगा कौन? राम दुलार संकोच में पड़ चुका था और खुद मेहंदी के व्यापार करने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा। दूसरे गांव में जाकर कभी किसी के घर में काम कर लिया करता। मैं कितना भी काम कर लूं, मेहंदी बनाने का सामान मेरे पास जमा हो ही नहीं रहा। पूरे 2 महीने हो चुके हैं, मैंने पेट भर खाना भी नहीं खाया। कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं खुद ही मेहंदी बन जाऊंगा। राम दुलार अकेलेपन की वजह से बेहद परेशान हो चुका था, इसलिए उसने एक गाय पाल ली और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करता। एक दिन ये गाय तो इतने सारे गोबर दे रही है, ओफो, इनके कितने उपले बनाऊं? बना बनाकर थक गया हूँ। मुझे कुछ और उपाय देखना होगा। मैं इन गोबर से मेहंदी भी तो बना सकता हूँ। मुझे गयापाल के पास जाना होगा। राम दुलार गयापाल के घर रात को चुपके चला गया और वहाँ जाकर उसने देखा कि गयापाल मेहंदी में चुपके से कुछ तो मिलावट का सामान मिला रहा था। इन मेहंदियों में केमिकल मिल गया है, इसे लगाते ही इसकी खुशबू से सब बेहोश हो जाएंगे। तब मैं उनके सारे गहने, पैसे, सारे कीमती सामान उनके घरों से चोरी कर लूंगा। और आजकल फैशन के नाम पर लड़के और बुजुर्ग भी तो मेहंदी लगाते हैं ना, माला माल हो जाऊंगा। ये बात सुनकर राम दुलार के होश ही उड़ गए। गयापाल अपने ही गांव में चोरी और चकारी करने के बारे में सोच रहा था। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, ये सरासर अन्याय है। आखिर कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उन मेहंदियों को गोबर के मेहंदियों से बदल दूंगा। और राम दुलार ने ठीक वैसा ही किया। गयापाल की केमिकल नशीली दवाई वाली मेहंदी को गोबर की मेहंदी से बदल दिया। इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं थी। गयापाल लोगों के बेहोश होने का इंतजार कर ही रहा था। ओफो, ये क्या मेहंदी दे दी है? इसमें से तो गोबर की बू आ रही है। मेरी शादी में क्या अब मैं गोबर हाथ में लगा के घूमूंगी? हाँ, मैंने तो बस मेहंदी से अपना नाम लिखा और देखो पूरे शरीर से गोबर की बू आ रही है। ये तुमने आखिर क्या कर दिया है? गयापाल, कहाँ है गयापाल? लोगों ने गयापाल को ढूंढना शुरू किया। गयापाल हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, ये सब कैसे हो सकता है? नशीली मेहंदी गोबर की मेहंदी कैसे बन सकती है? और ये क्या, ये सब बेहोश क्यों नहीं हो रहे हैं? और तब वहाँ राम दुलार अपना बनाया हुआ असली मेहंदी लेकर आता है और गांव वालों से गयापाल की चोरी और नशीली मेहंदी की बात बता देता है। इसीलिए मैं अब ये असली मेहंदी आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ये आपके हाथ में चढ़ेगा भी और आपके हाथ सुरक्षित भी रहेंगे। वो सब तो होते रहेगा, गयापाल को सजा मिलनी ही चाहिए। आप सब उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने सारे सबूत पुलिस वालों को दे दिए हैं, वो बस यहाँ पर आती ही होगी। तुम आखिर गांव वालों के इतने सगे कैसे बन रहे हो? इन्हीं गांव वालों ने मिलकर तुम्हें गांव से बाहर निकाला था, भूल गए? पुलिस उसे आकर लेकर चली गई। तब राम दुलार ने उन्हें अपनी बनाई हुई मेहंदी दे दी, जिसे सबने हाथों पर लगाया। धन्यवाद राम दुलार भैया, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? ये मेहंदी वाकई बड़ी खुशबूदार और अच्छी है। हाँ, मेरी बेटी बड़ी खुश है। जैसे ही लोगों ने इतना कहा, सबकी हाथों की मेहंदी सोने की हो गई और उतने में ही वहाँ पर गौ माता प्रकट हो गई और कहने लगी, वत्स, तुम्हारे गौ पशुओं के प्यार के लिए मैंने तुम्हें एक आशीर्वाद दिया है। तुम अब से जितनी भी मेहंदी बनाओगे वो सोने की हो जाएगी और तुम्हारा परपंच करना भी समाप्त हो जाएगा। मैं आपके दर्शन पाकर खुश हो गया माता, खुश हो गया। आपका लाख लाख शुक्र है। और क्या था, राम दुलार जितनी भी मेहंदी बनाता सब की सब सोने की हो जाती। अब वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा।